हाँ, DTS3 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दो सदिश हैं P तथा Q। दो सदिश हैं आपके पास P और Q और इनका परिणामी R है। P और Q का परिणामी R है, मतलब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। कोस थीटा मैंने जो है इनके बीच का एंगल मान लिया, वो R स्क्वायर के बराबर ऐसा है। अब यदि Q का परिमाण दोगुना कर दिया जाए तब नया सदिश, मतलब मैं Q का जो परिमाण है वो दुगना कर देता हूं, तब नया सदिश जो है वो P वेक्टर के लंबवत हो जाता है, परिणामी सदिश। तो मान लो जैसे ये लंबवत हो जाता है, मतलब ये रहेगा पहले आपके पास ये P और ये Q, मान लीजिए ये एंगल थीटा है इनके बीच में, का परिणामी कहीं आएगा आपके पास। अब जब आप इसको दुगना कर देते हो, 2Q कर देते हो, ये P है, तो इनका जो परिणामी है वो आपके पास इस तरह से लंबवत बनता है। ठीक है, ये लंबवत इसके है, ये R वेक्टर रहे, R डैश हो जाएगा ये वेक्टर। लंबवत होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये एंगल आपके पास थीटा ही है। लंबवत होने के लिए R डैश का P से एंगल 90 डिग्री है, मतलब tan 90 इक्वल टू होगा B साइन थीटा 2Q साइन थीटा A प्लस B कोस थीटा। ये होता है ना B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। तो A प्लस B कोस थीटा मतलब A प्लस 2Q कोस ऑफ थीटा, वो बराबर है 1/0 के बराबर। यहाँ से आप सोल्व करते हैं तो देखिए कोस थीटा वो बराबर होगा माइनस का P/2Q। ठीक है, तो ये हो गया। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, सोल्व कर लो इसको, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू माइनस P/2Q इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, ये होता है आपके पास R का A से एंगल, तो B साइन थीटा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ से करोगे क्या आएगा, ये इसको आप सोल्व कर लो। जरा ये चलाओ तो, इसको आप सोल्व करोगे कितना रहेगा, क्या निकालना क्या था इसमें, तब R का परिमाण बराबर होगा। ठीक है, तो R का परिमाण जो होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये होगा माइनस का P स्क्वायर अपॉन 2। कोस थीटा 2PQ कोस थीटा, 2PQ कोस थीटा मतलब ये हो गया आपके पास 2PQ कोस थीटा। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस का P स्क्वायर बचेगा, तो माइनस का P स्क्वायर से कैंसिल, मतलब R बराबर Q के बराबर आपके पास। तो ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, किसी समय t पर कण की स्थिति x बराबर ये दिया हुआ है आपको, V0/a इंटू ये, जहाँ V0 नियतांक है, a आपके पास 1 से बड़ा है, V0 वो a की विमा होगी, V0 और a की विमा। तो यहाँ पर आप गुणा कर लो दूसरा क्वेश्चन में, x बराबर V0/a माइनस V0/a इंटू e की पावर माइनस AT। ये तो विमाहीन है ही सही, इसका तो मतलब विमाहीन हटा दें। ठीक है, तो इसके भी विमा आपके पास जो है x के बराबर होनी चाहिए और इसकी भी विमा x के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए e की पावर माइनस AT,
अब यहाँ पे -80, ये 80 आपके पास विमाहीन होगा, पावर आपके पास विमाहीन होती है, मतलब ए की विमा होगी 1/t के बराबर, मतलब t-1, ये हो गया ये। अब V0/a वो बराबर L1 है, x के बराबर है विमा वाइज, तो V0 क्या हो जाना चाहिए, वो होगा L1 t-1 के बराबर। तो इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। तो इसी सेकंड क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किसकी विमा सामान्य है वो आपको देखना है, ठीक है। ये विमा का क्वेश्चन है, वो आप लोग ही करोगे इसको, तो इतना तो आप करोगे टारगेट बेस के हो। चौथा क्वेश्चन, एक सरल लोलक के गुरुत्वीय त्वरण नापते समय एक छात्र लोलक की लंबाई 1% में धनात्मक वृद्धि, और ये तो देखिए यहाँ से आपको सूत्र दिया हुआ G = 4π² L/t², ये आपके पास सूत्र है। तो इसका हम एरर वाले से निकालें हम इसका, तो डेल्टा G/G, G में प्रतिशत त्रुटि, वो बराबर क्या होगा, डेल्टा L/L × 2t डेल्टा t/t, ये आपके पास आना चाहिए था, ये त्रुटि। प्रतिशत निकालना है तो इसको 100 से गुणा कर लो, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, और ये भी 100, ठीक है। तो G में प्रतिशत त्रुटि हमें निकालनी है। लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, ये +1 दिया हुआ है, -2, और ये है -3, सोल्व कर लो, +7 आएगा। 7% जो है वो त्रुटि आपके पास होनी चाहिए चौथे क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लड़का है 100 मीटर की दूरी पर एक पक्षी पर निशाना साधता है 36 से, और 500 मीटर, मतलब यह है कि 500 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको फेंका, और 100 मीटर पर कोई आपके टारगेट रखा हुआ, वहां पर जो गिरना है, ठीक है। तो पक्षी को मारने के लिए पक्षी से किस ऊंचाई पर बंदूक से निशाना साधना चाहिए। तो जब ये जो है क्षैतिज इसको गोली को दागा जाता है, तो ये 100 मीटर तय करने के बाद में जितना ऊर्ध्वाधर नीचे गिरेगी, उतनी ही ऊंचाई पर, पक्षी से ऊंचाई पर हमें बंदूक की गोली को दागना पड़ेगा, ताकि उस ऊंचाई तक वो गिर जाए और पक्षी पर लगे, ठीक। तो ये सीधा से ये निकालना हमें, वाई निकालना। तो टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना होगा, देखिए इस तरफ का वेग इसका कांस्टेंट रहेगा, तो टाइम आ जाएगा 100 मीटर की दूरी तय करेगा 500 मीटर पर सेकंड से, मतलब 1/5 सेकंड इसको लगेंगे इस यहाँ तक पहुँचने में, ये आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से यहाँ पर है। अब 1/5 सेकंड में नीचे कितनी गिरेगी, तो y = क्या हो जाना चाहिए, ½ इस तरफ प्रारंभिक वेग 0 है, ½ मतलब 10 × 1/5²। ये सोल्व कर लो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक कण है, बिंदु A से प्रारंभ होकर सीधे रेखा पथ पर A = P-QX त्वरण से गति करता है, A बराबर P-QX से, ठीक है। ये PQ नियतांक है, X बिंदु ये, तो कण बिंदु B पर रुकता है, कण का अधिकतम वेग है। देखो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें त्वरण में, जैसे जैसे x का मान वृद्धि होगा वैसे वैसे क्या होगा, त्वरण आपके पास घटता जाएगा। पहले x का मान 0 है तो त्वरण का मान p रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x का मान जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे जो है वो आपके त्वरण का मान घटता जाएगा, और जब त्वरण आपके पास 0 होगा उसके बाद में जब x का मान और बढ़ेगा तो त्वरण आपके ऋणात्मक, मतलब फिर मंदन चालू हो जाएगा। मतलब अधिकतम जो वेग होना चाहिए वो उस क्षण पर होगा जहां पर त्वरण 0 होगा, उससे पहले धनात्मक रहेगा त्वरण, तो धनात्मक रहेगा मतलब वेग लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो x बराबर 0, मतलब जहां पर त्वरण 0 है वहां पर वेग अधिक, तो v max कहाँ होगा, जहां पर a बराबर 0, मतलब इसको P-QX बराबर 0 कर लो, तो x का वैल्यू मुझे मिल जाता है P/Q के बराबर। इस दूरी पर जो है वेग अधिकतम। अब इस दूरी पर वेग हमें निकालना है, क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं त्वरण इक्वल टू होता है dv/v × dv/dx, वो बराबर P-QX, तो v dv बराबर इसको मैं P/dx - Q/x ये का समाकलन आप कर लोगे तो ये हो जाएगा v² बराबर ये हो जाएगा px, और ये हो जाएगा माइनस का qx² 2, ठीक है।
आपको वी मैक्स निकालना है तो क्या करोगे आप, एक्स का वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से वी आप सोल्व कर सकते हो। वी होगा अंडर रूट ऑफ, ये 2 इधर गुणा होगा तो 2px माइनस 2x स्क्वायर, और x की वैल्यू आपको क्या करनी है, x की वैल्यू आपको यहाँ पर p/q रखनी है। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक गोला है, एक डोरी द्वारा ऊपर की तरफ त्वरित है। डोरी की भंजक सामर्थ्य उसके भार की 3 गुनी है। ठीक है, डोरी के टूटे बिना गोला अधिकतम किस त्वरण से ऊपर उठ सकता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए कोई भी गोले को अगर मैं जो है रस्सी से बांध के घुमाऊंगा, सबसे अधिकतम तनाव नीचे वाले बिंदु पर मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास सबसे मैक्सिमम तनाव रहेगा। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी भी आपके पास वी नॉट है, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तनाव भी टी मैक्स, और यहाँ पर ये एम जी। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं, टी मैक्स माइनस एम जी वही होगा, टी मैक्स माइनस एम जी इक्वल टू एम वी नॉट मैक्स स्क्वायर बाई जो भी है, एल लंबाई है तो एल। ठीक है, तो आपको त्वरण निकालना है अधिकतम। तो त्वरण अधिकतम कहाँ होगा, सबसे निचले वाले सिरे पर ही होगा, और वो कितना होगा वो आपके पास यहाँ से सोल्व कर लो। तो वी नॉट स्क्वायर बाई एल, ये मैक्सिमम त्वरण हुआ, वो बराबर टी मैक्स कितना है, 3mg माइनस एम जी अपॉन ये एम। इसको आप सोल्व कर लो, ये जो भी होगा आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, 2 गुटके ए तथा बी को चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। गुटके ए का द्रव्यमान 10 kg, गुटके ए तथा क्षैतिज ये है 0.2। गति आरंभ करने के गुटके के लिए गुटके बी का द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो बी का द्रव्यमान कितना होगा, जितना आपके पास जो है ए पर घर्षण बल लग रहा होगा उतना ही द्रव्यमान होगा। तो ए पर घर्षण बल मतलब मान लो एम बी आपके पास द्रव्यमान है, तो एम बी जी ये वस्तु का भार हुआ, वो बराबर घर्षण बल जो भी ए पर लगेगा वो अधिकतम होगा। तो अधिकतम कितना हो गया, म्यू ए इंटू जो भी एम ए इंटू जी। यहाँ से सोल्व कर लो, ये म्यू एम के बराबर आएगा। ठीक है, म्यू एम बी एम ए के बराबर आएगा। 10 kg इंटू 0.2 है, तो सोल्व कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एम बराबर 2 kg का ब्लॉक है और आनत तल पर इस तरह से रखा हुआ है। देखिए ये है आपके पास एम बराबर 2 kg का ब्लॉक, यहाँ से कुछ एफ लगा रहे हैं आप, तो इस पर पहले से 2g कोस थीटा लगेगा, ये 30 है, 2g कोस 30 ये लग रहा होगा। ठीक है, एक इधर आपके पास 2g साइन 30 लग रहा होगा, एक n आपके पास इधर कहीं लग रहा होगा। ठीक है, ये रहेगा। ब्लॉक नत्तल पर फिसले नहीं। ठीक है, तो और घर्षण बल किधर आएगा, घर्षण बल आपके पास ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ नहीं फिसलना चाहिए। तो म्यू इंटू एन के बराबर ये आपके पास रिलेशन देगा। तो यहाँ से हम देखें तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए कि 2g साइन 30 वो बराबर बैलेंस होगा म्यू एन से, और n का मान यहाँ निकाल सकते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू होगा f प्लस 2g कोस 30। ठीक है, आप n का मान जो है यहाँ से यहाँ रखो, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दोगे तो 2g साइन 30 इक्वल टू म्यू इंटू f प्लस 2g कोस 30। ठीक है, इस यहाँ से आप f निकाल सकते हो, जो भी होगा आंसर आपके पास आएगा। सोल्व करिए क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एक समान जंजीर का द्रव्यमान m तथा लंबाई l है। इसे एक घर्षण रहित मेज पर इस प्रकार रोका जाता है कि इसकी लंबाई का 1/6वां भाग मेज के किनारे पर लटका हुआ है। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास ये जो है 1/6वां भाग मतलब l/3 l/6 पार्ट जो है वो आपके नीचे लटका हुआ है।
ये L/6 है। L/6 मतलब इसका द्रव्यमान जो होगा वो M/6 हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? द्रव्यमान केंद्र आपके पास यहाँ पर होगा, यहाँ से कितनी दूरी पर? L/12 पर, ये सेंटर ऑफ मास। जब आप इसको ऊपर खींचेंगे तो ये द्रव्यमान केंद्र जो है वो आपके इस तल पर आ जाएगा, और जो भी इसकी मतलब स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी इस भाग की पर्टिकुलर L/6, क्योंकि उस भाग का कुछ नहीं बिगड़ना, उसका स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी, वो तो क्षैतिज ही रहेगी पहले थी, केवल ये भाग ऊपर चढ़ेगा आपके पास। तो जो भी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वही वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो वर्ग बराबर होगा डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब M/6 इंटू जी इंटू L/12, ये आपके पास है। तो ये वर्ग आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, इसके बाद में क्षैतिज चिकनी सतह पर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता हुआ एक ये 11वां नंबर का क्वेश्चन, ये 10वां था। इस स्प्रिंग से टकराता है और एक लगभग बाहर रही थी स्प्रिंग से, स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न। तो सीधा सा यह है कि जब अधिकतम संपीड़न होगी सारी की सारी गतिज ऊर्जा चल जाएगी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा के बराबर। ये एक्स मैक्स यहाँ से ये कैलकुलेट कर लो, एक्स मैक्स सोल्व कर लो इसको, जो भी होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन कि चित्र ए का द्रव्यमान m और बी का द्रव्यमान 4m है, सभी सतहें चिकनी है। निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है जब स्प्रिंग अवितान्य है, मतलब जब स्प्रिंग आपके पास उसमें स्ट्रेस नहीं होता है, अनस्ट्रेस्ड है, तब इसको छोड़ रहे हैं। तो स्प्रिंग का अधिकतम प्रसार देखिए यहाँ पर जो है, जब अधिकतम प्रसार होगा तो दोनों ब्लॉक रुक चुके होंगे, दोनों की गतिज ऊर्जा 0 बन जाएगी। मतलब ये होगा, देखो ए तो आपके पास सेम क्षैतिज तल में, बी नीचे उतरेगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक्सएम प्रसार होता है तो बी जो है उतना ही नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो बी आपके पास उतना ही नीचे उतर जाएगा। मतलब ये होना चाहिए कि जो इसमें स्प्रिंग में संचित ऊर्जा होगी एक्सएम का स्क्वायर, वो बराबर होगी जो भी बी के पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई उसके बराबर, क्योंकि एक ही स्थिति ऊर्जा बदलनी नहीं है। तो सीधा सा जो है स्प्रिंग का किया गया कार्य बराबर डेल्टा यू, आपकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सोल्व कर लीजिए, आंसर होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभ में विराम स्थिति से दो कण ए तथा बी एक दूसरे के परस्पर आकर्षण के कारण गति करते हैं। जब ए की चाल v तथा बी की चाल 2v है, उस क्षण निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी? देखिए यहाँ पर जो है परस्पर आकर्षण बल के कारण गति कर रहे हैं, मतलब एक वस्तु ए बी पर जितना बल लगाएगी बी भी उतना ही ए पर बल लगाएगा। तो कुल निकाय पर बल क्या हो गया? ए और बी के निकाय पर बल 0 हो गया। और 0 बल होता है तो उस केस में त्वरण आपके पास 0 होगा। प्रारंभ में दोनों ही कण विरामावस्था में है, मतलब प्रारंभ में द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 था, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है, तो फाइनल वेग भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो फाइनल भी आपके पास 0 ही होगा। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नहीं बदलेगा इसमें, क्योंकि बाह्य बल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की एक चकती है, इसमें से m द्रव्यमान तथा स्मॉल r त्रिज्या की संकेंद्रीय चकती निकाल ली जाती है, तो शेष बचे भाग का केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण। ठीक है, तो इसमें पहले जो भी द्रव्यमान था उसमें से जो भाग हमने रिमूव किया उसका माइनस करना है आपको, सीधा सा जड़त्वागुण। तो पहले आपके पास क्या था? 14 नंबर का क्वेश्चन, पहले जड़त्वागुण था mr²/2। ठीक है, और जो आपने हटाया उसका घटा देंगे तो वो भी एक आपके पास चकती ही है,
शक्ति है उसमें से आप जो है mr²/2 माइनस कर दोगे, तो ये आंसर आना चाहिए था इसका। ठीक है, तो ये रहेगा। तो लंबवत शेष बचे हुए भाग का ये जड़त्व आगुण आएगा, तो इसमें से आपके पास कोई भी आंसर मैच नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन बोनस रहेगा। ठीक है, या तो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम रही होगी इसमें लिखने में, मतलब ये स्मॉल m जो है वो हो सकता है कि बचा हुआ भाग हो, तब आप ऐसा निकाल सकते हैं, वरना ये जो है इसका आंसर ये होना चाहिए था। अब इसको आप सोल्व कर लो जो भी होगा। ठीक है, तो ये स्टार में दे रहा हूं। 15वां क्वेश्चन, किसी क्षण r त्रिज्या का हवा का एक बुलबुला पानी की सतह से h गहराई पर, मतलब पानी की सतह ये है आपके पास, इससे h गहराई पर हवा का बुलबुला, ऊपर दाब P है, तो यहां पर क्या होगा, P + h ρg के बराबर दाब होगा। ठीक है, ये P आउट हो जाएगा और ये P इन जो है वो ये है। ठीक है, तो यहां पर जो होना चाहिए, तो दाब आधिक्य जो रहेगा, बुलबुले के अंदर दाब क्या है, तो P इन माइनस P आउट वो बराबर क्या होना चाहिए, 2T/R। क्योंकि यहाँ पर देखिए बुलबुला जरूर है, लेकिन इसकी एक ही सतह होगी, एक ही जो है वायु और द्रव की एक ही सतह होगी, क्योंकि बाहर पूरा ये। तो P आउट क्या होना चाहिए, P इन क्या होना चाहिए, P इन होगा P आउट + 2T/R, मतलब P + h ρg + 2T/R के बराबर, ये आपके पास रहेगा। तो ये आएगा। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन नंबर, m द्रव्यमान तथा 4m द्रव्यमान की वस्तुएं r त्रिज्या पर रखी हैं, इनको दूरी पर रखिए, इनको मिलाने वाली रेखा पर गुरुत्वीय क्षेत्र वाले बिंदु पर गुरुत्वीय विभव होगा 0, गुरुत्वीय क्षेत्र वाले बिंदु। तो इसमें आपको मान लो स्मॉल m से वो दूरी मान लेते हैं x, ये m है और ये 4m है। ठीक है, ये r है आपके पास। यहाँ से मान लो x दूरी पर ये है, तो यहाँ से r - x पर ये e बराबर 0 होगा। e बराबर 0 मतलब gm x² वो बराबर 4gm/r - x का होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करोगे आपके पास तो जो है x मिल जाएगा, अंडर रूट ले लो, 1/x = 2/r - x के बराबर, मतलब r - x बराबर होगा 2x के बराबर, या x बराबर r/3 ये होगा। तो x बराबर r/3 रहेगा। तो इस दूरी पर जो है गुरुत्वीय विभव, तो सोल्व कर लो। अब गुरुत्वीय विभव क्या बनेगा, एक से r/3 आए तो दूसरे से 2r/3, मतलब gm/r/3 और माइनस का 4gm/2r/3। सोल्व कर लो इसको, जो भी आंसर है आ जाएगा। हाँ, 17वां क्वेश्चन है, किसी पिंड पर आरोपित बल का न्यूटन मात्रक में परिमाण, न्यूटन मात्रक में परिमाण जो है माइक्रो सेकंड्स में समय t के साथ में चित्रानुसार रेखा ए बी बी सी और सी डी के अनुसार ये परिवर्तित हो रहा है। t बराबर 4 माइक्रो सेकंड से 16 माइक्रो सेकंड के मध्य आरोपित कुल बल का आवेग। तो देखो एफ टी ग्राफ है, FT ग्राफ है, तो मतलब आवेग क्या होता है, आवेग होता है आपके पास FT ग्राफ का क्षेत्रफल। तो सीधा सा आप जो है 4 सेकंड से 16 सेकंड, 4 माइक्रो सेकंड से 16 माइक्रो सेकंड के मध्य का क्षेत्रफल निकालिए, वही आपके आवेग देगा। तो उस तरह से आपके रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, 3 विद्युत बल हैं 200 वाट, 200 वाट और 400 वाट के, निकाय की परिणामी शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो है
दो बल्ब समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो समानांतर क्रम में जो इनका तुल्य होगा वो आपके पास होगा 200 प्लस 200। समानांतर क्रम में शक्तियां जुड़ जाती है तो 400 वॉट तो ये हो गया। और फिर सीरीज में, तो सीरीज का पी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या होगा 400 गुणा 400। ये पी पैरेलल की जगह हम क्या लगा सकते हैं 400 लगा सकते हैं, और दूसरा 400 है तो 400 400 सीरीज में आ गया 400 प्लस 400। इसको सोल्व कर लो जो भी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें द्रव भरा है, उसके ऊपर पिस्टन रहित उसके ऊपर भार रहित पिस्टन है और प्रत्यास्थ गुणांक ये है r त्रिज्या गोला है। जब पिस्टन पर द्रव्यमान रखा जाता है, द्रव्यमान स्मॉल m रखा जाता है, तो गोले की त्रिज्या में आंशिक परिवर्तन कितना होगा। देखिए हम जानते हैं कि जो होता है कि मान लीजिए जो आपके आए थे ना, ये है प्रत्यास्थ गुणांक, वो बराबर होगा माइनस का डेल्टा p अपॉन डेल v अपॉन v डी वी अपॉन v, यही होगा, ये dp यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो dv बाई डी v का वैल्यू क्या है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखो dv इसका r के सापेक्ष अवकलन कर लूँ तो dv बाई डी आर बराबर क्या होगा 4/3 पाई इंटू 3r का स्क्वायर, ये होगा। इसको आप यहाँ से जो है 3 से 3 चला जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये मतलब ये भी मैं dv बराबर लिख सकता हूँ 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर। ये v से भाग दे दो, v से आप भाग देते हो तो 4/3 पाई r क्यूब से भाग दे दो इसको, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r क्यूब से ये r स्क्वायर से r क्यूब r बार, ये कितना होगा, ये होगा 3 डी आर बाई आर, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दो, देखो इसमें वैल्यू मैं रखता हूँ तो k बराबर प्रेशर क्या हो गया mg बाई ए, ये तो हो गया, और dv बाई डी कितना है 3 डी आर बाई आर। डी आर बाई आर कितना हो जाएगा, डी आर बाई आर हो जाएगा mg बाई 3ka के बराबर। तो ये रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये है 20। कैशिकात्व के एक प्रयोग में जल स्तर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि इसी केश नलिका को जल में इस प्रकार रखा जाए कि नलिका का केवल 3 सेंटीमीटर भाग ही जल सतह के बाहर रहता है, ठीक है, तब हाँ तो क्या होगा, देखिए वहां पर जाके जो है उसका जो सतह हो जाएगी, क्योंकि अपर्याप्त लंबाई है तो उस केस में क्या होगा कि जो सतह है वो आपके क्या होगी फ्लैट हो जाएगी, मतलब मेनिस्कस ही चेंज हो जाएगा, तो स्पर्श कोण बढ़ना चाहिए इसमें। तो आंसर तीसरा आएगा। एक छोटे चुंबक को चित्रानुसार 21वां क्वेश्चन, चित्रानुसार क्षैतिज चालक वलय R में गिराया जाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण G है तो M का त्वरण होगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसको गिराएंगे तो इसमें जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण एक धारा प्रेरित होगी, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तित होगा उस R से, तो वो क्या करेगा इसकी गति का विरोध करेगा। तो जब ऊपर रहेगा तब जो है वो आपके मतलब अगर ये नहीं होता तो फिर तो ये G त्वरण से घुरता है, तो G से कम त्वरण होगा, ठीक है। और जब नीचे जाएगा जब भी G से ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो फ्लक्स जो है वो मतलब वापस इस पर बल इस प्रकार लगाएगा कि उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो वो तभी त्वरण G से कम ही आना चाहिए। 22वां क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। दो स्रोत हैं A तथा B, 680 हर्ट्ज की आवृत्ति से बजाए जा रहे हैं। एक श्रोता नियत वेग से A से B, मान लो ये A है आपके पास और ये B, एक श्रोता नियत वेग से, मतलब ये श्रोता है वो इधर से इधर जा रहा है, नियत वेग से जा रहा है,
u। ध्वनि का वेग जो है वो u का मान कितना होना चाहिए ताकि वो 10 तो यहाँ से देखिए, इधर से मान लीजिए ये इसको जो है एफ ए सुनाई देती है और इधर से ये इसको जो ध्वनि है वो एफ बी सुनाई देती है। ये इससे दूर जा रहा है और ये इसकी तरफ जा रहा है, तो इसकी तरफ जा रहा है मतलब एफ बी ज़्यादा होगा, तो एफ बी माइनस एफ ए का जो अंतर होना चाहिए वो 10 दिया हुआ है, तो यू निकालना है। ठीक है, ध्वनि का वेग आपको दे दिया है, तो यहाँ पर जो है प्रेक्षक गति कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 600 एफ बी अगर मैं निकालूँ तो 680 वी एस प्लस यू अपॉन वी एस माइनस 680 वी एस माइनस यू, ध्वनि का वेग वी एस लिया, वी एस इक्वल टू 10 आना चाहिए। वी एस का वैल्यू दे दिया, यू आपको निकालना है, ये सोल्व कर लो, जो भी आएगा आंसर होगा। 23वां, व्यतिकरण में तरंगों की तीव्रता का अनुपात I1 बाई I2 वो आपका बीटा है। ठीक है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम और आई मैक्स प्लस आई मिनिमम का अनुपात क्या होगा। सीधा सा आई मैक्स मतलब क्या होता है, आई मैक्स जो हो गया वो आपके पास होता है अंडररूट I1 माइनस अंडररूट I2 का प्लस का अंडररूट I2 का होल स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, आई मिनिमम वो हो जाएगा अंडररूट I1 माइनस अंडररूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसमें जो है अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, देखो अंडररूट I2 कॉमन ले लो, अंडररूट I2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आएगा अंडररूट I1 अपॉन अंडररूट I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये होगा अंडररूट I1 अपॉन अंडररूट I2 का माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये होगा बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा। अब इस तरह से देख लो आपके जो भी है, तो -1 दोनों तरफ आप कर सकते हो, ये सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक प्रकाश की किरण कांच की प्लेट पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो तब परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, तो कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसमें जो है tan इनवर्स ऑफ म्यू हमने पढ़ा था, ये लो आपके पास लगता है उसमें कौन सा लो होता है ये, जब अपवर्तित किरणें जो ध्रुवण में पढ़ा था। ठीक है, तो सीधा सा आप जो है ध्रुवण का नियम लगा सकते हैं, tan म्यू बराबर होगा tan थीटा जो भी है, तो tan थीटा √3 के बराबर आएगा। एक ध्रुवक और विश्लेषक के 25 नंबर का क्वेश्चन, अधिकतम इस प्रकार रखेंगे कि अधिकतम प्रकाश निर्गतता मतलब I0 आपके पास तीव्रता है, जब विश्लेषक को 60 डिग्री से घुमाया जाता है तब बाहर आने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। तो प्रकाश की तीव्रता 25 में क्या होनी चाहिए, 25 में होनी चाहिए I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। सोल्व कर लो। 26वां, एक आदर्श गैस समान प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होकर 3 विभिन्न प्रक्रमों द्वारा आयतन V1 से V2 तक प्रसारित होती हैं। ठीक है, V1 से V2 तक प्रसारित होती है। हाँ, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य समदाबीय में, और तो देखिए ये है आपके पास 26वां क्वेश्चन, इधर P ले लें और इधर V ले लें। ये तो देखिए समदाबीय में तो ऐसे होगा V1 से V2। ठीक है, सम ये हो गया और ये आपके पास V1 ये V2 ये, तो ये आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट समतापीय प्रक्रम में W1 W2 और ये W3।
सबसे ज़्यादा W2 होना चाहिए। यहाँ एरिया निकालोगे, एरिया आपके पास जो है W2 का सबसे मैक्सिमम आएगा, तो उससे कम W1 और सबसे कम W3 ये रहेगा। तो 26वें नंबर का क्वेश्चन ये, एक चक्रीय प्रक्रम PT आरेख दिखाया गया है, कौन सा निम्न आरेख उसी प्रक्रम को VT आरेख में प्रदर्शित करता है? तो यहाँ से देखिए मैच करिए, तो ये क्वेश्चन तो 27, ये T और ये P इस तरह से है। तो देखिए इसमें जो है पहला ये 1 ले लेते हैं, ये 2 और ये 3, तो 2, 3 प्रक्रम तो हो गया आपके पास, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और 1, 3 कौन सा होगा, आइसोबैरिक, तो P कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो देख लो आप इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो रही है, तो ये मैच करना है जस्ट आपको। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट VT ग्राफ में तो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, और इस तरह से, तो ये मैच करके देखो आप, ये तो आंसर 3rd आएगा इसको। नेक्स्ट है, किसी पात्र में भरी आर्गन गैस का नियत आयतन पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है, ताप बढ़ा रहे हैं। गैस को दी गई ऊष्मा स्थानांतरित एवं घूर्णन ऊर्जाओं का योग है, इन ऊर्जाओं के भाग क्रमशः। देखिए आर्गन आपके पास एक परमाणु गैस होती है, और एक परमाणु गैस में केवल जो है स्थानांतरण गति के कारण ही ऊर्जा हो सकती है, घूर्णन नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी जो उस हिसाब से देखें तो सारी ऊर्जा जो है स्थानांतरित होनी चाहिए, तो 100% स्थानांतरित, घूर्णन ये 0। कौन सा वक्र पानी के विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित करता है? तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे मिनिमम ऊष्मा धारिता आनी चाहिए। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उस हिसाब से देखें तो एक ऑप्शन फर्स्ट आपके पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 30, 3 अलग अलग ए बी तथा सी समान द्रव्यमान वाले द्रवों का ताप जो है 12, 9 और 28 डिग्री है। जब ए और बी को मिलाया जाता है तब ताप 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, बी और सी को मिलाते हैं तब ताप, तो देखो ए और बी को मिलाते हैं, द्रव्यमान आपके पास सेम है, तो ए और बी को मिला रहे हैं तो ताप 16 आता है। मतलब इसमें जो है ए का ताप कम है और बी का ताप ज़्यादा है, तो बी ऊष्मा देगा और ए ऊष्मा लेगा, 2 है। ये कितनी देगा, MSB इंटू जो ताप में परिवर्तन हुआ वो हुआ 19 - 16, ये हो गया MSA, ये होगा 16 - 12 के बराबर। यहाँ से सोल्व कर लो, इनमें रिलेशन आ जाएगा, ये आपके पास इससे कैंसिल हो गया, तो 3SB वो बराबर 4S है, पहला इक्वेशन। जब आप जो है बी और सी को मिला रहे हैं, बी और सी को देखें तो बी और सी, बी का ताप 19 है और इसका 28 है, मतलब सी तो ऊष्मा देगा यहाँ पर और बी जो है उसको लेगा, तो कितना देगा, M इंटू SC इंटू ऊष्मा कितना दे रहा है, ऊष्मा आपके पास दे रहा है 28 - 23, और ये लेगा तो MSB इंटू इसका टेम्परेचर हो गया 19 से 23, तो 23 - 19, यहाँ से सोल्व करते हो तो देखिए M से M चला जाएगा, तो 28 मतलब 5SC बराबर 4SB। ठीक है, मान लो SB आप मान लेते हैं S के बराबर, मान लो SB S के बराबर है, तो SA क्या हो गया, S हो गया 3S/4, और SC क्या हो गया, SC आपके पास हो गया 4/5S, ये आपके पास आ जाएगा। A और C को मिलाया जाए, A और C को मिलाते हैं तो A और C,
तो सी ऊष्मा देगा और ए लेगा, क्यू ए क्यू सी बराबर क्यू बी क्यू ए। तो एम एस सी इंटू जो टेम्परेचर है वो आपके पास जो होगा 28 माइनस मान लो टी हो जाता है, वो बराबर एम एस से ये है आपके पास टी माइनस 12 के बराबर। इसमें ऐसे और एस सी की वैल्यू रख दो, एस के टर्म में सोल्व कर लो, टी आपके पास जो भी है वो आंसर बनेगा। तो ये इस तरह से रहेगा। हाँ, अगला है एक सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहाइट तापमापी उबलते हुए जल में डुबोई जाती है तथा जल का ताप कम किया जाता है जब तक कि फ़ारेनहाइट ताप में 140 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित नहीं हो जाता। तो सेंटीग्रेड का पाठ्यांक कितना गिरेगा? ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है? C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180, यही होता है। C का मान निकालना है, फ़ारेनहाइट में 140 हो गया, तो 140 माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, हाँ, तो C माइनस C अपॉन 100 ये सोल्व करना है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, 132 मतलब ये हो गया आपके पास 5/9, 140 माइनस 32 करेंगे 108 आएगा। इसको सोल्व कर लो, 9 से 12 बार, 12 पंजे 60 डिग्री आना चाहिए। साठ आना चाहिए इसका आंसर, 31 में 40 दिया हुआ है। अच्छा, परिवर्तन पूछ रहा ना, परिवर्तन कितना होगा? परिवर्तन जो डेल्टा सी हो जाएगा, उबल रहा पानी से 100 माइनस 60 आपके पास 40 का, पहले पानी उबल रहा था ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ताप होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 32, यहां पर दो धातु की प्लेटें, सतह का क्षेत्रफल जो है वो आपके दिया हुआ है, समान है, समान एवं विपरीत प्लेटें ए तथा बी को दिए गए हैं। निम्न में से विद्युत क्षेत्र के लिए कौन सा सही है? देखो, इनके मध्य तो आपके पास बाहर ही 0 होगा, है ना। ये है आपके पास, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास दोनों एक ही दिशा में आएंगे, यहाँ देखोगे यहाँ पर इसके कारण तो इधर और इसके कारण इधर, तो यहाँ 0 होना चाहिए बाहर। तो इसमें जो है
ई एक्स के पास ये एक्स है और ये वाई है, ई एक्स बराबर 0 और ई वाई नॉट इक्वल। चौथा आंसर होना चाहिए, फोर्थ नंबर का आंसर। ठीक है, इसके बाद में एक बेलन की वक्र सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का मान फाई नॉट है। बेलन के अंदर एक क्यू आवेश इसकी अक्ष पर रखा हुआ है। बेलन की वृत्तीय भाग की त्रिज्या ये, तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला आवेश होगा वक्र सतह से। तो बेलन से गुजरने वाला आवेश मतलब 33, बेलन से देखें तो बेलन में वक्रीय सतह से गुजरने वाला फाई नॉट बताया, प्लस जो आपके पास फ्लैट सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फाई फ्लैट लें तो, है ना, तो ये होगा प्लस एक फाइव, दो फ्लैट सतह और एक आपके पास वक्रीय सतह, इनका होना चाहिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देख लो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ये है 1, तो हम जानते हैं इसमें जो सूत्र रहता है वो आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन में V इक्वल टू आई जी आर प्लस आर जी, ये होगा। तो ये आर एच आपको निकालना है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो वो निकाल सकते हो। आई जी पूर्ण विक्षेप के लिए धारा है और वी जिस परास का आपको गैल्वेनोमीटर बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, ए बी की लंबाई ये है और इसका प्रतिरोध ये, ठीक है, मतलब इस तरह से 35 नंबर का क्वेश्चन, ये आर ये और फिर इस तरह से ए और बी। सौ सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है इसकी, प्रतिरोध 10 ओम है। आर बराबर 40 ओम एंड 2 वोल्ट का सेल जोड़ा गया है, मतलब इस तरह से जोड़ दिया हमने यहाँ पर, ये 2 वोल्ट का सेल गैल्वेनोमीटर से विक्षेपित करके, और ये देता है 40 सेंटीमीटर। आर बराबर 40 है, 40 ओम यहाँ पर दिया हुआ है, ये शायद 20 वोल्ट है, ऐसा कुछ दिया है इन्होंने, 2 वोल्ट। अच्छा, और ये ई है। यदि अज्ञात विद्युत बल ई का, तो ई का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ देखो ये 10 ओम है और ये 40 ओम है, मतलब इसमें जो धारा बहेगी आपके पास, आई बह रही है, तो आई का मान कितना होगा? आई का मान होगा आपके पास आई इक्वल टू हो जाएगा 2/40 प्लस 10, 2/50 मतलब 1/25 एम्पियर के बराबर धारा बहेगी। अच्छा, 100 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध 10 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? 40 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, तो आर 40 सेंटीमीटर का लंबाई का प्रतिरोध होगा। 100 का 10 है तो 10/100 गुणा 40, ये आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करोगे 0 से 0 और 0 से 0, मतलब 4 ओम आएगा। 4 ओम पर जो विभवानुपात है वो ई पर संतुलित होगा। ठीक है, तो ई बराबर होगा आई आर 40 1/25 इंटू 4, तो ये आना चाहिए आपको 4/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक बड़े खुले टैंक, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 में है। पहला छेद एल भुजा का एक वर्गाकार छेद है जिसकी गहराई शीर्ष से वाई है, मतलब यहाँ से जो है आपने एक वर्गाकार ये बना लिया है, ये वाई गहराई पर। ठीक है, और दूसरा छिद्र आर त्रिज्या का वृत्ताकार छिद्र जिसकी 4 आई है। एक टैंक की दीवार में 2 छेद हैं, ये आपके पास जो है यहाँ पर 4 आर त्रिज्या है, तो ये यहाँ से 4
वाई के बराबर, ऐसा कुछ है। जल की मात्रा समान है, प्रति सेकंड निकलने वाले जल की मात्रा मतलब dm बाई डी टी। dm बाई डी टी सीधा सा हम कह सकते हैं ये होगा रो a इंटू वी, ये आयतन प्रति सेकंड, ये द्रव्यमान प्रति सेकंड, ये आपके पास सेम है दोनों से, ठीक है। तो r का मान बराबर होगा, ठीक है, ये एल भुजा का है, तो यहाँ से देख लो तो रो सेम है, मान लो ये पहला है और ये दूसरा, तो A1 V1 वो बराबर A2 V2, ये आना चाहिए, रो से रो चला जाएगा। A1 V1 बराबर A2 V2, तो A1 पहले का क्षेत्रफल L स्क्वायर इंटू V1, V1 क्या होगा, V1 आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, बर्नौली समीकरण लगा के, वो बराबर पाई R स्क्वायर इंटू V2, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें बर्नौली का समीकरण हम लगाएं तो क्या होगा, समान क्षैतिज तल में प्रेशर, तो जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर V1 है, इस यहाँ पर वेग, और यहाँ V2 है, तो देखिए यहाँ पर समान क्षैतिज तल में दो बिंदु आप लेओगे, V1 आप वहाँ से निकालोगे, जैसे हम पहले वाले के लिए ले लें, पहले वाले के लिए समान क्षैतिज तल में अंदर की तरफ, तो मान लीजिए P नोट आपके पास है, P नोट प्लस रो जी वाई, ये तो दाब हो गया, प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर ना, अंदर आपके पास जीरो होगा, P नोट ये जीरो, क्या होता है P नोट प्लस रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ठीक है। रो जी एच आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेते हैं तो वो होगा, यहाँ से ले लो बॉटम, ये आपके पास टोटल में मान लेता हूँ, यह कुछ जो है वो आपके पास ए है मान लो, तो रो जी ए माइनस वाई के बराबर ये होगा, वो बराबर बाहर पी नोट प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस रो जी ए माइनस वाई, ये वाली टर्म तो कट ही जाएगी, समान क्षैतिज तल पे दो बिंदु लिए, P नोट से P नोट भी चला जाएगा, तो यहाँ पर V1 जो आ जाना चाहिए वो होगा आपके पास 2GY के बराबर, इसी तरह से V2 आ जाएगा, वो होगा 2G इंटू 4Y के बराबर, ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखो और सोल्व कर लो, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से बर्नौली इक्वेशन लगा के हम ये सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए नति कोण का मान दिया 45 डिग्री, ठीक है, तो आपको 1045 37वां क्वेश्चन, वो बराबर है BV अपॉन BH के बराबर, ठीक है। अब डिप सर्किल को आप जो है 45 डिग्री से घुमाते हैं, तब तो घुमाने के बाद में जो नया जो आपके पास क्षैतिज घटक हो जाएगा वो होगा BH cos 45, ये आ जाएगा। तब जो नया आभासी नति कोण होना चाहिए, मान लो 10 डेल्टा है, वो बराबर होना चाहिए BV अपॉन BH डैश, और ये वैल्यू रखें तो BV अपॉन BH cos 45, और ये चीज़ क्या है, ये आपके पास 1045 के बराबर है, मतलब 1/1/√2, सोल्व कर लो, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन, 38वें का देखिए, L लंबाई तथा भार W के समरूप तार के सिरे को तथा दूसरे से निचले सिरे पर भार W1 लटका गया, मतलब एक तो आपके पास ये हो गया L लंबाई का L लंबाई और W का, और दूसरा यहाँ पर आपने W1 और लगा दिया, ठीक है। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये हो तो निचले सिरे से 3L/4 पर, तो निचले सिरे से 3L/4 पर यहाँ पर बल निकाल लो, बल कितना होगा,
इसके नीचे कितना जो है सस्पेंडेड भाग है वो देख लें। W1 तो ये रहा, प्लस इसका भाग कितना आएगा, इसका भार, तो L लंबाई का भार W है, तो 3L/4 का भार होगा 3W/4, तो 3W/4 आपके पास नीचे लटका होगा, ये टोटल भार लगेगा इस पर, तो उसको आप S से भाग दे दो, ठीक है। तो आप जो है जो रहेगा प्रतिबल वो F/S करना है, सोल्व कर लो उसको। 39 नंबर का क्वेश्चन, देखो चित्र में ये है 5 एम्पियर, ये इस तरह से, ये मिली फेरेड और ये बी। देखो आई धारा जो बह रही है वो आपके पास ये VA विभव मान लेता हूँ, ए पर आई 5 एम्पियर बह रही है, तो इस बिंदु पर ये 1 ओम का है, ये आपके पास 15 वोल्ट है, 5 मिली हेनरी है। तो देखो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, VA - 5 वोल्ट। अच्छा इधर से इधर आएंगे तो विभव बढ़ेगा कितना, 15 के बराबर, मतलब यहाँ पर होना चाहिए VA - 5 + 15 ये, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखो इस पर विभव पात कितना हो जाएगा, EL बराबर होगा 5 × 10⁻³ इंटू जो भी है करंट में परिवर्तन की दर 10⁻⁻, तो 5 के बराबर ये होगा, मतलब यहाँ होना चाहिए VA - 5 + 15 - 5, और यही जो टर्म है वो बराबर VB आना चाहिए। सोल्व कर लो इसको। 40वां ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयोग होता है वो पता है आपको। 41वां तो ये है आपके पास, तो इसमें देखिए VAB का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आपके धारा तभी बहेगी आगे जब ये जो है वो आपके अग्र बायस में होगा, मतलब कि तो सीधा सा ये है, इसमें आपको विभव पात निकालना है। ये 30 वोल्ट, ये 10 आर का है, और ये 10 आर, और यहाँ पर ये 10 आर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस पर विभव पात निकालना है, तो सीधा सा ये है कि आप इसमें आप कैसे निकालोगे वो आप जानते हो। आप इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाल के यहाँ धारा निकाल लो, धारा आ जाएगी, और इस पर जो विभव पात है वो निकल जाएगा, फिर वो भी निकल जाएगा, तो बचा हुआ इस पर आएगा 30 माइनस जो भी इस पर विभव पात है वही आपके पास आंसर होना चाहिए। 42वां क्वेश्चन आप खुद देखोगे, एंड गेट है या नोर गेट है या जो भी है वो आपको खुद को पहचानना है, टारगेट में हो आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 43, एक गतिमान प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चित्रानुसार प्रवेश करता है। अच्छा, देन व्हाट विल, तो प्रोटॉन का रेखा AB के साथ बाहर निकलने का कोण होगा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हमने करवाया भी है, ये यहाँ से यूं जा रहा है, 30 डिग्री यहाँ से कोण है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसका अगर मैं लूँगा तो यह केंद्र यहाँ कहीं बनेगा, मतलब ये घूम के इस तरह से आएगा, इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, तो ये भी लंबवत, हाँ यहाँ 30, तो ये 60, और ये मतलब ये 30 आएगा, ये 60 और ये 60, ये 60, तो ये आपके पास जो है ये भी 60 होना चाहिए, ये वापस 30 पे ही बाहर निकलेगा। ठीक है, AB के साथ निकलने वाला कोण कितना आएगा, ये AB से रेखा ये वाला कोण आपको 60 डिग्री का कोण होगा। एक मिश्रण में दो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं A1 और A2, इनके अर्ध आयुकाल क्रमशः ये, प्रारंभ में इस मिश्रण में A1 का मास ये था, A2 का मास ये, तो कितने समय पश्चात मिश्रण में दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। तो 44 नंबर का क्वेश्चन जो है सीधा सा आप ये कर सकते हैं कि दोनों का मात्रा समान, मतलब 40 ग्राम अपॉन 2 की पावर T अपॉन T हाफ मतलब एक का 20 सेकंड है, और दूसरे का 160 बटा 2 अपॉन T अपॉन 10,
यहां से सोल्व कर लो, टी का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखिए, एक हाइड्रोजन है तृतीय उत्तेजित अवस्था से द्वितीय, तृतीय मतलब उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 4 से n बराबर 3 द्वितीय में आता है, तो इतना तो Sc अपॉन लैम्डा 1 वो बराबर क्या हो जाएगा, जो भी ये कांस्टेंट यहां पर आ जाएगा A इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो ये हो गया। अब इसी प्रकार आपको दिया हुआ है कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित मतलब n बराबर 3 से n बराबर 2 में जब कूदता है तो ये रहेगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनका अनुपात आपको निकालना है, रेशियो ले लो, अनुपात आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये पेपर रहेगा। ठीक है, सीरियसली पेपर कीजिए और क्वेश्चन को अब मेरे हिसाब से अब वो स्टेज है कि आप लोग जो है मतलब क्वेश्चन आपको याद रहने लग जाएंगे, आंसर आपको याद रहेंगे अगर ढंग से आपने पढ़ाई की होगी तो। फिर भी आंसर याद होने के बलबूते पे आंसर नहीं लगाना है, उसमें आपके गलत होने के चांसेज है, तो पहले एक बार सोल्व जरूर कर लेना। ठीक है, मेहनत करो।